वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री सिविक्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 75, चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन का अर्थ होता है संघ, एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यकारी अधिकारी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी लर्नड अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर विच इंक्लूडेड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके हैं हम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और इस चैप्टर में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का ये जो स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है ये इसको फॉलो करता है। अब यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले कौन आता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो होल सोल कौन है हमारे इंडिया में? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट अब किन दो चीज़ों को वो करता है? लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को। अब लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? देखिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव के अंडर में कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उसके आगे देखिए, you know that the legislature, executive and judiciary are the three organs of the state that they work for the welfare of the people। देखिए, ये स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अकॉर्डिंग ये तीन ऑर्गन्स बनाए गए हैं। कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको बनाने का काम, एंड एग्जीक्यूटिव उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूटिव हो रहा है यानी, और जुडिशरी यानी उसको कंट्रोल करने का काम। तो इन सभी तीनों ऑर्गन्स के होते हुए सभी हमारा जो प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ें तो प्रॉपर तरीके से और लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ये सब बनाया गया है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, हमारा कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो किसका पार्ट रहता है? लेजिस्लेचर का पार्ट रहता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और यही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। व्हेन वी लर्न अबाउट द एग्जीक्यूटिव, it is important for us to understand what are included in executive, what are constitutional provisions and relating to executive, and what is the process of the policy making for public welfare। तो देखिए, जब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहती है, ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, उसमें क्या प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को लेकर क्या उसके प्रोविजंस बने हुए हैं, क्या उसके प्रावधान है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। और जो पॉलिसी बनाई गई है उसको लेकर क्या उसके प्रोसेस बनाया है, किस प्रोसेस को लेकर पॉलिसी मेकिंग बनाई गई है फॉर पब्लिक वेलफेयर, जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो, पब्लिक का वेलफेयर हो। इंडियाज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, इंडिया का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? सबसे पहला प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तीन लोग मिलकर हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलकर बना है। कौन कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस the council of in the constitution of India, the president is the supreme head of the state। ये आप सभी जानते हैं। हम according to the provisions of the constitution of India, हमारा जो constitution बना है, हमारा जो संविधान बना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या प्रावधान है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वही हमारा स्टेट का, हमारे इंडिया का सुप्रीम हेड है, यानी सब कुछ उसके अंडर में ही काम होता है, वही हमारा सबसे हेड है। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज द हाईएस्ट ऑनर एंड प्रेस्टीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल द रिप्रेजेंटेड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एंड जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको काफ़ी ऑनर मिला हुआ है, प्रेस्टीज उसको माना जाता है, काफ़ी सम्मान, काफ़ी प्रतिष्ठा की बात में है जो हमारा प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है। एंड इस रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एंड आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स रहती हैं स्टेट की, वो सभी प्रेसिडेंट की अंडर में रहती हैं। सभी एग्जीक्यूशन की जो पावर रहती है वो प्रेसिडेंट को मिली हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अकॉर्डिंग। द गवर्नमेंट कैरिड आउट इट्स फंक्शन एंड द
इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बनी हुई है, वो वो जो भी इसके बनाए जाते हैं पावर्स, एग्जीक्यूशन पावर, जो फंक्शंस हैं, वो कभी कैरीड आउट करती है किसके, प्रेसिडेंट के नाम से। हाउएवर इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रन द गवर्नमेंट। जबकि रियलिटी में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके, वही गवर्नमेंट चलाते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो किसके नाम पर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर कर रहे हैं। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी चीज लागू नहीं की जा सकती, कोई भी लॉ बनाया नहीं जा सकता। तो जो होलसोल मेन है हमारे, कौन है हेड, हमारे प्रेसिडेंट है। लेकिन रियलिटी में काम कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो हमारे प्रेसिडेंट को हमने क्या बोला है, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर इन द एग्जीक्यूटिव हेड। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग जो आम जनता है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती है, तो वही इसमें बताया है, प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो पीपल ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, बट हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। कैसे, द कॉमन पीपल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉमन पीपल, हम जैसे लोग हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं और कोई उसके लिए वोट नहीं करते हैं। ही इज इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अब वो किसके द्वारा चुना जाता है प्रेसिडेंट, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सेंट्रल और स्टेट के लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। द ग्रुप ऑफ द दीज पार्लियामेंटेरियंस एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखिए, जितने भी पार्लियामेंटरीज हैं, मेंबर ऑफ द स्टेट है, स्टेट के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, वो इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं, वही लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। तो देखिए, जो कार्यकाल है, टेन्योर यानी कि कार्यकाल, उनका काम का समय, वो कितना है, प्रेसिडेंट का 5 ईयर का है। द पर्सन कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी एन इंडियन सिटीजन हुज एज शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स। तो देखिए, जो भी पर्सन है इसमें प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी उसमें भाग ले रहा है, प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है इलेक्शन में, शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हुज एज शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर, और कम से कम उसकी जो एज है वो 35 ईयर होना ही चाहिए। द पर्सन इलेक्टेड to the position of the president has to take an oath while accepting the post। और तो देखिए, जो पर्सन इलेक्ट हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए, उस पोजीशन के लिए, तो प्रेसिडेंट हैज टू टेक ओथ, उसको उसके बाद में शपथ लेनी पड़ती है। ओथ यानी शपथ लेनी पड़ती है। while accepting the post, जब वो पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट की पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे एक ओथ लेना पड़ता है, एक शपथ लेनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द ओथ, अब उस ओथ में क्या बताया जाता है, द प्रेसिडेंट बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी of protecting the constitution and ensuring that the government runs as per the constitution। तो उस ओथ में यह बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो उसका पूरी तरीके से सुरक्षा करेगा, संविधान के उसके अकॉर्डिंग ही सभी जो जितने भी नियम वगैरह बनाए गए हैं उसको सुरक्षा करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट रन्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो वो गवर्नमेंट रन करेगा, चलाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलाएगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट गवर्न्स इन अकॉर्डेंस with the advice given by the prime minister and the council of minister। अब देखिए, हर जगह तो प्रेसिडेंट जाएगा नहीं, रन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ही का रन कर रहा है, लेकिन हर जगह वो हर चीज नहीं देख सकता। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो उनको गाइड करते हैं, वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन शोल्डर बाय द प्रेसिडेंट। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्ट करने की, वो किसके शोल्डर में है, किसके कंधों पर है, प्रेसिडेंट के कंधों में ही है। बट इफ एनी एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट violates the constitution, that the parliament has the authority to remove the president। अब देखिए, इसके और भी एक चीज है कि इफ एनी एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वायलेट, अभी अगर देखिए प्रेसिडेंट सब चीज नियम के अनुसार कर रहा है, संविधान के अनुसार कर रहा है, बट
अगर ऐसा देखा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जो मैंने संविधान बनाया गया है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो ये एक एक्ट बनाया गया है कि पार्लियामेंट में ये अथॉरिटी मिली हुई होती है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। देखिए उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बाउंडेशन होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो प्रेसिडेंट बन गया तो अब हम हमारे स्टेट के हेड हैं तो हम अपनी मनमानी कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर ये माना जाता है, ये लागू हो जाता है, ये एक्ट हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसने उल्लंघन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी रहती है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। दिस प्रोसेस, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जिसको कि इम्पीचमेंट बोला जाता है, ये एक प्रोसेस है। एनी वन हाउस, वो क्या एक प्रोसेस है वो यहाँ पे आगे बताया गया है। एनी वन हाउस कैन ले द चार्जेस ऑफ वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्ज इज कैरिड आउट बाय द अदर हाउस। तो देखिए कोई भी हाउस ये बता सकता है कि ये जो इसके ऊपर उल्लंघन किया है, ये हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर आरोप लगा सकता है कोई भी हाउस, और जो दूसरा हाउस होता है वो उसका जो चार्ज है उसको देख सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने मतलब सही है या नहीं है। तो इसके पीछे जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पर ये डिस्कशन होता है। वहाँ पर देखिए द रिजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय स्पेशल 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखिए इसमें डिस्कशन हो जाता है और वहाँ पे जो भी है उसमें डिस्कस किया जाता है कि ये उन्होंने किया, इसका उल्लंघन किया, ये जो भी चीज़ है उसमें भी अगर 2/3 मेजोरिटी है हाउस की कि वो लोग अगर मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, तभी प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, आगे का हम नेक्स्ट हमारे पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।